नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। सर्वप्रथम वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं पूछोगे आप किस लिए, तो वो इसलिए कि आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सिलेक्ट हो जाएं, इस चीज़ की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है भौमट भील आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस भौमट भील आंदोलन को पढ़ें, उसके अलावा इसका एक नाम और आता है जिसे कहा जाता है एकी आंदोलन। भौमट भील आंदोलन और एकी आंदोलन इसे क्यों कहा गया है, इन नामों के बारे में भी आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग माध्यम से नक्शे के माध्यम से आपको ये जानकारी दूंगा। आप इस जानकारी को लेना न भूलें, लेकिन इस जानकारी को देने से पहले आप लोगों के सामने मेरी एक छोटी सी अपील कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे लाइव वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंचते रहें और वो भी आपको मिल जाए। और उसके अलावा आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जिस किसी भी विषय पर आपको टॉपिक चाहिए, जिस किसी भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए, वो मुझे लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी उन समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भौमट भील आंदोलन की, एकी आंदोलन की। इस आंदोलन को करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसे भौमट भील आंदोलन क्यों कहा गया, इसे एकी आंदोलन क्यों कहा गया। तो दोस्तों इसकी एक छोटी सी जानकारी है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वो ध्यान दीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं एक नक्शा बना रहा हूं, जैसे कि राजस्थान का, थोड़ा मुझे कम, मैं आपको बताया ना, राजस्थान के नक्शा का थोड़ा सा अपने जानकारी ले लेते हैं वो किस तरह बना हुआ है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये राजस्थान का एक छोटा सा नक्शा है, राजस्थान का ये नक्शा है। जिस राजस्थान के नक्शे के अंदर ये क्षेत्र जो है वो सिरोही का है, ये क्षेत्र जो है उदयपुर का है, और ये जो क्षेत्र आता है वो किसका आता है, डूंगरपुर का आता है। जिला जो आता है वो डूंगरपुर का आता है। जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो क्षेत्र है ये किसका आता है, सिरोही का आता है। ये क्षेत्र जो है वो किसका आता है, उदयपुर का आता है। और ये क्षेत्र जो आता है वो किसका आता है, डूंगरपुर का आता है। दोस्तों इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, किस चैनल पर मिल रही है, हिस्ट्री बाय विनोद कश्यप के चैनल पर। आप चाहे कोशिश कर लीजिए, देख लीजिए, कहीं भी किसी भी वीडियोस को आपको ये जानकारी वहां नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं जो जानकारी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उस जानकारी को ध्यान रखिएगा। क्या है यहां पर इन तीनों जिलों के अंदर, दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर इन तीनों जिलों के अंदर एक पठार है दोस्तों, जिस पठार को क्या कहा गया है, भौमट का पठार कहा गया है। भौमट का पठार, ये याद रखिए दोस्तों। ये जो पठार है ये तीनों जिलों के अंदर विद्यमान है। इन तीनों जिलों के अंदर जो ये पठार विद्यमान है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है यह पठार, अगर क्वेश्चन एक बार एक रियल ऑफिसर के अंदर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा के नेतृत्व में किए गए भौमट भील आंदोलन को भौमट भील क्यों कहा जाता है, आंदोलन क्यों कहा जाता है, तो उसमें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि उसमें आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि सिरोही का कौन सा भाग, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, सिरोही का पूर्वी भाग और संपूर्ण उदयपुर का भाग और डूंगरपुर का पश्चिमी भाग एक पठार से घिरा हुआ है, जिस पठार को क्या कहा जाता है, भौमट का पठार। और इस भौमट के पठार पर सर्वाधिक जनजाति जो रहती है वो कौन सी रहती है, भील, जिसका सर्वाधिक हिस्सा उदयपुर के अंदर आता है, इसीलिए भीलों की संख्या भी सर्वाधिक कहां है, उदयपुर के अंदर है। अब मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूं वो जानकारी है कि ये जो भौमट का पठार इन तीन जिलों के अंदर विद्यमान है, ये आंदोलन जो है ये इसी क्षेत्र के ऊपर हुआ था, इसी क्षेत्र के अंदर हुआ था। और सिरोही में गरासिया जनजाति का भी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके कारण इस भीलों के साथ इस अभियान में कौन सी जनजाति जुड़ गई थी, गरासिया जनजाति भी जुड़ गई थी। आपको ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है। अब मैं जो बता रहा था दोस्तों कि ये भौमट का पठार जो है सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर तीन जिलों में विद्यमान है और यहां पर सर्वाधिक भील निवास करते थे
और इन्हीं क्षेत्रों के भीलों के द्वारा किया जाने वाला जो आंदोलन था, वो आंदोलन किसके नाम से प्रचलन में आया? भोमट भील आंदोलन के नाम से प्रचलन में आया, क्योंकि ये रहने वाले कहां के थे? भोमट क्षेत्र के थे। भोमट के क्षेत्र के होने के कारण इस आंदोलन को क्या कहा गया? भोमट भील आंदोलन कहा गया। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी बड़ी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम इस जानकारी को आगे बढ़ते हुए आगे जानकारी लेते हैं दोस्तों। आगे क्या है, चलो इसके बारे में। दोस्तों हुआ ये है कि भोमट भील आंदोलन को हम एक ही आंदोलन भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? हुआ ये है कि मैंने अभी बताया कि भील और गरासिया, दोस्तों क्या है कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों के अंदर रहने वाले भील और गरासियों ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया था, और इसीलिए इन लोगों ने मिलकर एक होकर इस आंदोलन को चलाया, इसीलिए इसको एक ही आंदोलन कहा गया। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको एक ही आंदोलन कहने का सबसे बड़ा रीजन है इसके नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत जो है, इनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। मैं अभी आपको ये स्टोरी बताता हूं। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे दोस्तों? मोतीलाल तेजावत, जिन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, और आदिवासियों का मसीहा भी इन्हें ही बोला जाता है, अर्थात आदिवासियों का मसीहा के भी नाम से इन्हें ही जाना जाता है, जन जागृति लाने वाले। इनको क्या थे? आदिवासियों का मसीहा नहीं, सॉरी दोस्तों, भीलों के मसीहा के नाम से भी इन्हीं को ही जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा नहीं, क्योंकि कुछ वीडियोस, कुछ लोग, कुछ चैनल पर ये बता देते हैं कि आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ऐसा नहीं है। आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा को कहा जाता है, जबकि भाई भीलों का मसीहा जो है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं जो जानकारी दे रहा हूं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो बात यह है कि मोतीलाल तेजावत ने क्या किया कि स्टार्टिंग के अंदर मोतीलाल तेजावत के बारे में जानकारी जन्म से लेकर बात करते हैं। इनका जन्म एक जैन ओसवाल परिवार के अंदर हुआ था दोस्तों। मोतीलाल तेजावत का जन्म जो था वो जैन एक ओसवाल परिवार के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल था और माता का नाम जो था केसरबाई। नंदलाल और माता का नाम जो था केसरबाई था। इनकी पत्नी का नाम लहरबाई था, केसरबाई, और इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था लहरबाई। ठीक है दोस्तों, लहरबाई। ये इनका परिवार थी। जैन ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, और उस जमाने में अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित मतलब परिवार से थे, और खुद भी एक अच्छी मतलब ना इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उस जमाने में। तो आप समझदार हो, उस जमाने में जो शिक्षा ग्रहण कर लेता था उसे जल्दी ही नौकरी मिल जाती थी। इसीलिए इनको क्या था, झाड़ोल ठिकाने के अंदर कामदार की नौकरी भी मिल गई थी। तो याद रखिएगा, झाड़ोल ठिकाने के अंदर कामदार की नौकरी भी इनको प्राप्त हो गई थी, जो उदयपुर के क्षेत्र के अंदर भूभाग के अंदर आता है। तो याद रखिएगा, इनका जन्म जो है वो जो क्या था कि मतलब ना एक जैन ओसवाल परिवार के अंदर हुआ था, और इनका जन्म जो था वो फलासिया ठिकाने के कोलियारी नामक गांव पड़ता है दोस्तों। फलासिया ठिकाने के अंदर एक गांव है कोलियारी गांव। इस कोलियारी गांव के अंदर मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। ठीक है, और जैन ओसवाल परिवार में। तो काफी शिक्षित थे ये, और जब थोड़े बड़े हुए, बड़े होने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनको वहीं पर क्या हुआ, झाड़ोल ठिकाने के अंदर इनको कामदार की नौकरी मिल गई। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस ठिकाने में? झाड़ोल ठिकाने के अंदर इनको एक कामदार की क्या हो गई थी, नौकरी मिल गई थी मोतीलाल तेजावत। तो इन्होंने क्या है कि ये जिस क्षेत्र में थे, इन्होंने देखा कि भीलों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। भीलों पर मतलब अनावश्यक रूप से लाग बाग लगाई जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। भील भी जो है उस वक्त क्या थे, मदिरा पान के अंदर, धूम्रपान के अंदर, शिकार में, और मतलब इस प्रकार की जनजाति थी जिनका सामाजिक स्तर जो था वो पिछड़ा हुआ था। हालांकि दोस्तों मैं आपको इस बात के बारे में बता चुका हूं, भील वो जनजाति है जिस भील जनजाति के अंदर एक धनुर्धारी भील को मेवाड़ का राज चिन्ह बनाया गया था, और मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक कौन किया करते थे? भील जाति के लोग किया करते थे। जैसे कि आमेर के कछवा वंश के शासकों का राज तिलक मीणा जाति के लोग करते थे, वैसे ही मेवाड़ के भीलों का राज तिलक जो है वो कौन किया करते हैं? भील जाति के लोग किया करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। और बीकानेर के राजाओं का राज तिलक जो है वो गोदारा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि झाड़ोल ठिकाने में इनको कामदार की नौकरी मिल गई। अब कामदार की नौकरी मिल गई तो वहां पर ये क्या देखते थे कि भीलों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनको बड़ा परेशान किया जा रहा है, उनसे बेगार ली जाती थी, उन पर बड़े मतलब ना जो आदिवासी जो लोग थे जिसके कारण बड़े दुखी थे। तो उस वक्त मोतीलाल तेजावत ने उनके लिए काम करने का निश्चय कर लिया, और उनके
साथ उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने एक आवाज उठाने का निश्चय कर लिया और उन्होंने तुरंत ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और बेचारे भीलों के क्या है दुख दर्द में काम आने के लिए उनके सेवा में जुट गए। वो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं दोस्तों, मोतीलाल तेजावत जो है ना, जब उनकी सेवा में जुट गए थे तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस भोमट क्षेत्र के अंदर कहते हैं कि एक परचून की दुकान भी खोल ली थी और वहां परचून की दुकान पर जो भी कोई भील आता उन भील का 5 से 10 मिनट वो लेते और उसको समझाते कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके विपरीत आपको आवाज उठानी चाहिए। इस प्रकार उनके अंदर अलख जगाने लगे। इस प्रकार उनके अंदर ठिकाने के जो अत्याचार, जो ठिकाने के द्वारा सरकार के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके विपरीत वो उन लोगों को समझाने लगे। ये रीजन था जिसके कारण भीलों में ये बड़े प्रचलन में आने लगे और भील इनको बहुत मानने लगे और इसीलिए भीलों ने इनको अपना मसीहा घोषित कर दिया। इसी रीजन से भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है दोस्तों। इसलिए भोमट भील आंदोलन के प्रणेता जो है मोतीलाल तेजावत को माना जाता है। मैं जैसा कि आपको बताना चाह रहा था, अब हुआ ये कि अब इक्का दुक्का लोग आते थे, 2 4 5 लोग। पहले इन्होंने मतलब इस भोमट क्षेत्र के अंदर जो समझदार भील थे उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा कर उन्होंने इन ठिकाने के जुल्मों के बारे में बताया कि भी इस तरह है, इस तरह है। क्योंकि आप जानते हो ये आंदोलन जो हुआ है भोमट भील आंदोलन के, याद रखना दोस्तों, भोमट भील आंदोलन होने के क्या कारण है कि किस कारण से भोमट भील आंदोलन हुआ। नंबर 1 लागबाग, नंबर 2 ऊंची लगान दरें, नंबर 3 बेगार लिया जाना और नंबर सबसे महत्वपूर्ण चौथी बात यह थी कि सामंतों के द्वारा अत्याचार किया जाना। और जो राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो लोग जाते थे वो लोग क्या करते थे कि राजस्व इकट्ठा तो करते थे लेकिन राजस्व आवश्यकता से अधिक उनसे इकट्ठा करते थे। मान लो किसी के पास राजस्व 5 देना है लेकिन उससे 20 इकट्ठा कर लिया, 15 ले लिया, आवश्यकता से अधिक ले लिया और जो जमा करवाना वो करवा दिया और बाकी खुद रख लिया। ये अत्याचार सामंतों के थे। इसी वजह से भील बड़े परेशान थे, दुखी थे और उन्हीं की सहायता के लिए सामने आए भीलों के मसीहा जिनको मोतीलाल तेजावत के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा भोमट भील आंदोलन के ये कारण थे दोस्तों। अब हुआ ये कि इन्होंने सबसे पहले समझदार भीलों को चुना, समझदार भीलों को चुनकर उनको समझाया, उन भीलों को लेकर दूसरों को समझाने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अभी तक इनका जो दायरा था वो बड़ा नहीं था, अर्थात ये ज्यादा संख्या में भीलों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। यही रीजन था जिसके कारण इन्होंने एक बार एक ऐसा उपाय सोचा कि क्यों ना ये आंदोलन जो है शुरू ऐसी जगह किया जाए जहां पर इस आंदोलन को बहुत बड़े आयाम प्राप्त हो। और यही रीजन था जिसके कारण मोतीलाल तेजावत ने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो क्षेत्र भीलों के लिए बड़ा ही क्या था, महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिस क्षेत्र का नाम था मातृकुंडिया। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेला लगता है, मातृकुंडियाला नामक माता का मेला लगता है दोस्तों। यहाँ पर हुआ भी यही था कि मोतीलाल तेजावत ने ये सोचा कि इन भीलों को, सब लोगों को क्या किया जाए कि ये सब लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं, मातृकुंडिया मेले के अंदर इकट्ठे होते हैं, मातृकुंडिया नामक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दूं इसको एक ही आंदोलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मातृकुंडिया नामक क्षेत्र के ऊपर केवल भील नहीं जाते हैं, भीलों के अलावा अनेक जनजातियां जो है वो वहां जाती हैं, जिसमें ग्रासिया जनजाति भी आती है। तो मैं आपको बता दूं कि हुआ ये था कि मोतीलाल तेजावत ने जब इस भोमट के क्षेत्र के भीलों को अपने साथ लिया तो इसमें ग्रासिया जनजाति के भी लोग थे और ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और होता यह था कि जब कोई राजस्व अधिकारी राजस्व इकट्ठा करने आता था तो जब वो भील से राजस्व लेता था, जबरन उससे परेशान करता था, मारता था, तो दूसरे लोग प्रसन्न होते थे। इनमें एकता का अभाव था, ये संगठित नहीं थे, सबसे बड़ी बात ये थी। और यही रीजन था जिसके कारण क्या हुआ कि ये लोग जो थे वो क्या थे कि एक न होकर इन अत्याचारों को सह रहे थे। और यही रीजन था मोतीलाल तेजावत के द्वारा ये आंदोलन किया जाना। इसलिए उन्होंने एक दिन ग्रासियों को और भीलों को इकट्ठा किया और भवानी माता की कसम दिलाकर उनसे कहा कि आज से तुम कसम खाओ कि आपस में नहीं लड़ोगे, एक होकर काम करोगे। इसीलिए इस आंदोलन को उन्होंने क्या नाम दिया, एक ही आंदोलन नाम दिया। अब मैं जो कहानी आपको बता रहा था उस कहानी को बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह इस पूरे के पूरे आंदोलन को समझा देगा और ये पूरी कहानी में ही आपको ये वीडियो याद हो जाएगा। अब ये जानकारी याद हो जाएगी आपको। अब हुआ ये कि मोतीलाल तेजावत ने देखा कि भीलों का जो क्षेत्र था, भीलों का एक चित्तौड़गढ़ के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मातृकुंडिया। दोस्तों याद रखिएगा ये आंदोलन जो है, इस आंदोलन में मैंने आपको शुरू में बताया गया उदयपुर और चित्तौड़ के
ठीक है ना। आसपास के क्षेत्र भील और गरासिया जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, ठीक है ना। हालांकि भोमट का पूरा क्षेत्र भीलों का था, वो तो है ही, लेकिन उदयपुर और गरासिया, उदयपुर और चित्तौड़ के क्षेत्र के जो लोग थे वो क्या थे कि इस क्षेत्र में अधिक आया करते थे, मातृकुंडिया नामक क्षेत्र में अधिक आया करते थे, जहां एक मेला लगा करता था मातृकुंडियाला नामक माता का। और यही रीजन था जिसके कारण मातृकुंडिया नामक जो क्षेत्र जो था, जो चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, राशमी तहसील के अंदर पड़ता है, 1921 के अंदर चित्तौड़ के अंदर मातृकुंडिया नामक क्षेत्र के अंदर मोतीलाल तेजावत ने उसी मेले के अंदर सभी भीलों को इकट्ठा कर कर अपनी बातें बताई और उनको ये कहा कि आप पर अत्याचार किए जा रहे हैं, आप बड़े परेशान हो, आप दुखी हो, राजस्व इकट्ठा करने वाले लोग एक आपको मारते हैं तो दूसरा खुश होता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपका नंबर नहीं लगेगा, एक दिन आप पर भी वो आकर के आपको भी परेशान करते हैं। ये सब लोग जो थे इस बात को समझ गए और उनको ये लगने लगा कि ये व्यक्ति एक ऐसा है जो हमारे जुल्मों, हम पर होने वाले जुल्मों के विरुद्ध क्या कर सकता है, आवाज उठा सकता है। और इसीलिए इन लोगों ने सब ने उस मातृकुंडिया नामक स्थान पर 1921 में इस आंदोलन के अंदर मोतीलाल तेजावत का साथ देने का निश्चय कर लिया। इसीलिए इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहां से मानी जाती है, मातृकुंडिया आंदोलन से। और वो कब मानी जाती है, 1921 के अंदर मानी जाती है। ये रीजन था दोस्तों जिसके कारण ये भोमट बिन आंदोलन जो है वो हमारी नजर में आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोमट, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के क्षेत्र के भाग में एक पठार है, जिस पठार को क्या कहा जाता है, भोमट कहा जाता है। इस भोमट के ऊपर सबसे ज्यादा भीलों की संख्या निवास किया करती थी, इसलिए इस आंदोलन को भोमट भील आंदोलन के नाम से भी क्या किया गया, जाना गया। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। अब हुआ ये कि इस आंदोलन के अंदर मेवाड़ के गांधी कहलाने वाले मोतीलाल तेजावत जो थे, मोतीलाल तेजावत ने जब इस आंदोलन में भीलों का और ग्रासियों का बहुत बड़े पैमाने पर इनको सहयोग प्राप्त हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को करने से पहले अपनी कुछ मांगों का एक चिट्ठा तैयार किया, एक पत्र तैयार किया इन्होंने। उस पत्र के अंदर टोटल इनकी कुल मांगे जो थी वो कितनी थी, 21 मांगे थी। याद रखना 21 मांगे थी। 21 मांगों को उन्होंने मेवाड़ सरकार के सामने रख दिया। भाई याद रखिए दोस्तों, जिस वक्त भोमट बिल आंदोलन हुआ था उस वक्त मेवाड़ के महाराणा जो थे वो कौन थे, फतेह सिंह थे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना। बिजोलिया किसान जो आंदोलन हुआ था उस वक्त मेवाड़ के महाराणा कौन थे, जो मेन मतलब स्थिति में आगे चलकर 1897 से जब आगे चला बिजोलिया किसान आंदोलन, उस वक्त महाराणा के पास जब वो शिकायत करने के लिए गए, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल कौन थे, फतेह सिंह थे। याद रखिएगा यहां भी महाराणा कौन है, फतेह सिंह ही है। तो फतेह सिंह जो थे उस समय भोमट मतलब उस समय मेवाड़ के महाराणा थे। कहते हैं कि इस जो 21 सूत्रीय मांग पत्र जो था इसको महाराणा के पास भेजा गया। महाराणा ने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद महाराणा ने बाद में सरकार के द्वारा क्या हुआ, 3 मांगों को अस्वीकृत कर दिया गया और बाकी मांगों को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। लेकिन कहते हैं जब उन 3 मांगों को अस्वीकृत किया गया तो इन लोगों ने ये सब मांगे मानने पर जोर दिया, जिसके कारण मेवाड़ सरकार अड़क गई। मेवाड़ सरकार जो है वो क्या है कि ये कहने लगी कि नहीं, हम सारी मांगे नहीं मानेंगे। इस रीजन से इस आंदोलन को करने का निश्चय किया गया और ये जो 21 सूत्रीय मांग पत्र था इसको बाद में क्या कहा गया, मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना गया। कि भी संपूर्ण मेवाड़ जो है वो एक ही पुकार कर रही है कि आप हमारी इन 21 मांगों को क्या कर दो, पूरा कर दो। अर्थात मोतीलाल तेजावत ने भीलों के जीवन को, संपूर्ण जीवन को जीकर, स्वयं उनके बीच में रहकर, परचून की दुकान खोलकर, एक एक भील को जगाकर, उनके साथ रहकर, उनके बारे में जानकर, उनकी दुख दर्द को जानकर 21 मांगों को तैयार किया था। वही 21 मांगे जो थी मेवाड़ की पुकार के नाम से क्या हुई थी, प्रचलन में हुई थी। ये आपको जानकारी याद रखनी है। लेकिन उनमें से 3 मांगे जो थी वो अस्वीकृत कर दी गई थी और बाकी मांगों को क्या कर लिया गया था, मान लिया गया था। अब हुआ ये कि भाई बाकी मांगों को मान लिया, अब ठंडा है, मान लो आपने ले लो, आप कह देंगे भाई क्या है कि भी हमारी मांग कौन मान है, ठीक है। अब आपने अगर कोई डिमांड पूरी ना हो यार, मांग ना माने तो आप क्या करा भाई, या तो आप रोटी छोड़ दिया मांगो नो रोटी घर आप, ठीक है ना, या फिर आप धरनो करा अगर प्रशासन हो तो, या आप कोई सभा करा, मीटिंग करा ना, और आप विरुद्ध कोई ना कोई क्या करा, आवाज उठावागा। तो यही रीजन था जिसके कारण जब भीलों की और इनकी मांगों को नहीं स्वीकृत किया गया तो मोतीलाल तेजावत ने उसी वक्त क्या किया, एक सभा बुलाने का निश्चय किया। याद रखिए दोस्तों कि एक सभा बुलाने का निश्चय किया और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व के अंदर विजयनगर का एक क्षेत्र पड़ता है, एक गांव है जिस गांव का नाम है नीमड़ा गांव। याद रखिए दोस्तों, विजयनगर के अंदर
एक गांव पड़ता है विजयनगर राज्य के अंदर, इधर विजयनगर राज्य के अंदर, जो कि नीमड़ा गांव था भाई। अभी ने किया याद रखा। अब ठांडा है क्या आपा अगर सभा करना ला रहे हैं तो ठांडा है। अब वो महीनों के ही चलन आ रहे हैं, गर्मी को जून जुलाई को जब मैं वीडियो बनाने ला रहा हूँ तो ठंडा है, गर्मी के अंदर, तपती गर्मी के अंदर, और फिर 1921 के अंदर मतलब आ घटना घटित तो एडी है। तपती गर्मी के अंदर आपा ने छाची है मीटिंग वास्ते भी मीटिंग करावा तो थाने ये याद रखना है कि एक मीटिंग करी बा कटा करी नीम के पेड़ के नीचे करी तो वो क्या बनेगा नीमड़ो, ठीक है नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ गया हूं। एक चीज और ध्यान रखनी है, बाकी रखनी है ध्यान रख लेते हैं दोस्तों। 3 तारीख है थारे कने, एक चीज लिखूंगा याद रखो। देखो आपा पहले के पढ़े हो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन, बिना आपा जलियांवाला बाग हत्याकांड तुलना करी भी। फिर आपा के पढ़े हो मानगढ़ की पहाड़ी आड़ो मानगढ़ की पहाड़ी आड़ो हत्याकांड भी की तुलना आपा क्यों करी, जलियांवाला बाग करी। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नीमड़ा गांव का हत्याकांड जहां 1200 भील मारे गए हैं, ठीक है ना। इसको भी किससे तुलना करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं तो बड़ा पजल हो जाते हैं कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है। तो दोस्तों आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, मैं तीनों तारीखें लिख रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक तारीख लिखी 17 नवंबर 1913, और उससे पहले हमने जो पढ़ा था, उससे पहले जो हमने मतलब ना ये आज की तारीख जो पढ़ रहे हैं इसकी तारीख है 7 मार्च 1922, ठीक है दोस्तों। और एक हमने पढ़ा था नीमू चढ़ा किसान आंदोलन, जो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन की डेट हमने पढ़ी थी क्या थी, 14 मई 1925, ठीक है दोस्तों, 14 मई 1925। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 14 मई 1925 आ घटना तो बाद की है और आ घटना पहले की है, तो आप ही ना माना दूसरों जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी घटनाएं ही दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना को लेकर चलती हैं। इन सारी घटनाओं को हम दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा देते हैं, ये याद रखिएगा। ये घटना घटित हुई मानगढ़ की पहाड़ी पर, ये घटना घटित हुई नीमड़ा गांव के अंदर, और ये घटना घटित हुई नीमू चढ़ा किसान आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है ना दोस्तों, नीमू चढ़ा के अंतर्गत जो कि अलवर के अंदर पड़ता है। और इसीलिए ये तीनों डेटे याद रखनी है, इन तीनों को ही हम दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा देते हैं, उसके समान मानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब नीमड़ा गांव के अंदर 7 मार्च 1922 को 1200 भीलों को मारा गया भाई, उनको मौत के घाट उतार दिया, बड़ा बेरहमी से उनको मारा गया। ये रीजन था कि यहां पर क्या था कि अपने विजय सिंह यहां पर क्या थे कि अपने मोतीलाल तेजावत भी थे दोस्तों। और मोतीलाल तेजावत के बारे में कहा जाता है कि यहां उनके पैर में गोली लगी और भील जो लोग थे उन्होंने बड़ी मतलब ना मुश्किल से मोतीलाल तेजावत को बचाया और वहां से उनको निकाल कर ले आए, और वहां से निकाल कर लाकर मोतीलाल तेजावत जो थे वो अपनी जान बचाकर कहां आ गए, सिरोही दोस्तों। इसीलिए याद रखो इस एके आंदोलन का पहला जो केंद्र था वो क्या था, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ का स्थान, और दूसरा जो केंद्र बना वो क्या बना, सिरोही। इसीलिए सिरोही बना क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था ये भोमट क्षेत्र जो था सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के क्षेत्र में बसे पूरे संपूर्ण इस भाग के अंदर क्या था, अपने आप को मतलब व्यवस्थित कर बैठा, व्यवस्थित किए हुए था, इसीलिए वो आगे सिरोही। और यहां से अब इन्होंने अब अपने आंदोलन को दोबारा गति देनी क्या करी, शुरू करी दोस्तों। एक चीज और मोतीलाल तेजावत के बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जब ये लोग यहां पर जब इन्होंने यहां पर ये मुहिम चलाई सिरोही के अंदर, क्योंकि आप जानते हो सिरोही के कद्दावर नेता आप जानते हो कौन थे, भोगीलाल पांड्या। ये बात बड़ी समझने वाली बात है दोस्तों कि भोगीलाल पांड्या जो थे वो सिरोही के जाने माने व्यक्ति थे। आपने इनका नाम जो है एकीकरण के दौरान भी सुना है, एकीकरण के 6ठे चरण के अंदर और 7वें चरण के अंदर आपने सुना है, जब क्या था कि हमारे राजस्थान के सिरोही भूभाग को बंबई प्रांत के क्षेत्र के गुजरात के अंदर शामिल किया जा रहा था, उस वक्त इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और उसके बाद सिरोही प्रजामंडल के अंदर भी आप भोगीलाल पांड्या का नाम सुनते हैं। यही रीजन है जिसके कारण क्या था, जब मोतीलाल तेजावत सिरोही गए तो इनकी मुलाकात जो थी वो किसके साथ हुई, भोगीलाल पांड्या के साथ हुई। और भोगीलाल पांड्या के साथ एक व्यक्ति और रहते थे जिनका नाम था भूरेलाल बयां। याद रखिए दोस्तों, मोतीलाल तेजावत
उसके बाद कौन थे? भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, और एक थे भूरेलाल बया, भूरेलाल बया, और एक थे राजकुमार जयसिंह। याद रखिए दोस्तों, राजकुमार जयसिंह। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो आपको बात यह है कि 1930 के बाद जो ये आंदोलन था ना, क्योंकि 1929 में मोतीलाल तेजावत ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं इससे पहले आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो सुनिए। कहते हैं कि मोतीलाल तेजावत जो है, मोतीलाल तेजावत ने भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया और राजकुमार जयसिंह के साथ मिलकर एक संस्था की स्थापना की थी जिसको वनवासी संघ कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वनवासी संघ किसे कहा गया है। वनवासी संघ जो है मोतीलाल तेजावत के द्वारा स्थापित एक संस्था थी जिसमें भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया और राजकुमार जयसिंह का भी बड़ा हाथ था, वो भी उसी के साथ थे। तो वनवासी संघ की स्थापना किन के द्वारा की गई है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई। अब मैं जो कहानी बता रहा था क्या था, वो सिरोही आ गए, सिरोही से इस आंदोलन को चलाने लगे। लेकिन अंग्रेजी सरकार जो थी वो मोतीलाल तेजावत को पकड़ने में लगी हुई थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में लगी हुई थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मोतीलाल तेजावत जो थे वो गांधी जी से मिले। क्यों? क्योंकि गांधी जी के आंदोलनों में भी अपने आप को हिस्सा लेने लग गए थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत, इसीलिए इन्हें को मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। और कहते हैं कि गांधी जी ने इनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। और 1929 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने अंग्रेजों के सम्मुख क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो याद रखिएगा 1929 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब क्वेश्चन ही आता है कि मोतीलाल तेजावत ने 1929 के अंदर कहां आत्मसमर्पण किया? तो याद रखिएगा ईडर राज्य के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। ईडर राज्य के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब 1929 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो पीछे ये भील आंदोलन कौन चलाएंगे भाई? पीछे से इसकी कौन मतलब ध्यान रखेगा? यही रीजन था जिसके कारण पीछे से भोगीलाल पांड्या, ठीक है ना, भूरेलाल बया, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो लोग थे जिसमें एक व्यक्ति का और नाम आता है हरिदेव जोशी। याद रखिए दोस्तों, भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया और एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी और ये जो लोग थे, इन्हीं लोगों ने भीलों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया 1929 के बाद। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन भोमट भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है और ऐसी जानकारियां दी हैं जो आपको बहुत कम जगह पर आपको क्या होंगी, प्राप्त होगी। यदि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अगली जानकारी लेकर आऊंगा। लेकिन एक चीज और दोस्तों, इसमें मोतीलाल तेजावत की एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, कि मोतीलाल तेजावत ने ही, याद रखिए दोस्तों, थोड़ा सा बता देता हूं मैं और जानकारी ले लेते हैं। मोतीलाल तेजावत ने ही एक नारा दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, नारा दिया। मोतीलाल तेजावत ने एक नारा दिया था इस आंदोलन के तहत, हाकिम और हुकुम नहीं। याद रखिए दोस्तों, मोतीलाल तेजावत के द्वारा नारा दिया था हाकिम और हुक्म नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है कि बताइए मोतीलाल तेजावत के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा नारा दिया था हाकिम और हुक्म नहीं का, ठीक है दोस्तों। और आदि और ये भीलों के क्या कहलाते हैं? मसीहा कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं चर्चा करूंगा मीणा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों की, ठीक है दोस्तों, कि मीणा जनजाति ने किस तरह आंदोलन किए। मीणा जनजाति एक दबंग जाति थी, जो एक सैनिक जाति थी, लेकिन उनको मजबूरन एक ऐसे पेशे में डाल दिया गया जिसके कारण उनको जरायम पेशा माना गया। इस बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलें, ठीक है ना। और चैनल जो है वो है हिस्ट्री बाय विनोद कश्यप, एजुकेशन इज पावर, याद रखिएगा दोस्तों। और भूल जाओगे वीडियो को जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।